ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजाइनर न्यूज का खास कार्यक्रम महासंग्राम का महाकवरेज। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नगर निगम चुनावों की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए, हालांकि कांग्रेस पिछले 2015 के चुनावों से काफ़ी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 11 नगर निकाय चुनावों की, 11 नगर निगम चुनावों की, तो एक बुरहानपुर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। उसकी प्रत्याशी माधुरी पटेल चुनाव जीत गई हैं। 5 अन्य नगर निगम चुनावों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 4 पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और एक सिंगरौली नगर निगम जो है वो आपके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं राजेश शोक से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले। जयश्री जी, ये जो सिनेरियो बन रहा है कि बुरहानपुर तो जीत ही ली है भारतीय जनता पार्टी ने और अभी भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 नगर निकायों में आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस 2015 से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। 4 नगर निगम में अभी आगे है, छिंदवाड़ा में आगे है, उज्जैन में आगे है, ग्वालियर में आगे है, जबलपुर में आगे है। जी, मैं इस तरह से इसको देख रही हूँ कि अगर चुनाव के अंतिम परिणाम जो होंगे उसके बाद ही सारा सीन क्लियर होगा। लेकिन अगर बीजेपी अपना वोट बैंक ही अगर लूज़ करती है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा ये। और दूसरा, हमें इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि ये कई जगह हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट उस स्तर का नहीं है मजबूत, या उस स्तर का कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है या संगठन नहीं है, उसके बावजूद एक बहुत बड़ा अमाउंट या वोट का अगर कांग्रेस के खाते में जाता है तो इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि क्या जनता की नाराज़गी है बीजेपी के साथ में, क्या ये जनता का खुद का मैंडेट है। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले चुनाव में एक बहुत सारा अनरेज संतोष का जो वोट था वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ था। तो इस नज़रिए से भी भाजपा को देखना पड़ेगा कि आफ्टर द इलेक्शन की जो रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद में कि क्या वोट शेयर है और किस तरह से चीज़ें बदली है उसकी पॉलिटिकल ग्राउंड पर। जी, एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है शाजापुर से। शाजापुर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। 29 वार्ड में से 9 वार्ड पर कांग्रेस जीती है, 17 वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गए। राजेश टोक से हुकुम सिंह कराड़ा वहाँ के विधायक हैं, आप ही के गुट के हैं, कमलनाथ समर्थक हैं और आप शाजापुर संसदीय क्षेत्र में आपने बहुत काम किया। सज्जन वर्मा जब शाजापुर के सांसद थे तब भी और शाजापुर से जब वो चुनाव लड़े तब भी आप शाजापुर को बहुत बारीकी से जानते हैं। हुकुम सिंह कराड़ा आपके ही ग्रुप के हैं। क्या हुकुम सिंह कराड़ा के लिए खतरे की घंटी है नगर पालिका का चुनाव हारना? देखो, नगर निगम के प्रतीक भाई जो चुनाव होते हैं उसके इशू अलग होते हैं। व्यक्तिगत चुनाव होता है, पार्षद लेवल का जो चुनाव होता है उसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि से, काम से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। निश्चित रूप से हुकुम सिंह कराड़ा कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं और हजारों हजार मतों से वो चुनाव जीतते हैं और 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लड़के की जो गतिविधियां रही और जिस तरह से उनके लड़के ने कार में खींचा और उसके जो वीडियो वायरल हुआ, उसका फर्क पड़ा है इस पूरे चुनाव में? जी, मेरा ऐसा मानना है कि हुकुम सिंह कराड़ा जी एक नीट एंड क्लीन व्यक्तित्व के धनी हैं और निश्चित रूप से वो जनता के बीच में रहते हैं और शाजापुर में जनता के लिए में बहुत लोकप्रिय हैं और काम करते हैं। उनके परिवार में इस तरीके की घटना हुई, ये मेरे भी संज्ञान में है, लेकिन उसका कितना असर इस चुनाव पे आया ये बताना मुझे मुश्किल जाएगा। सतना से खबर आ रही है कि योगेश थामरकर भारतीय जनता पार्टी के 23,000 वोटों से आगे हो गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि ये उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल बढ़त बना ली है, वो सेफ जोन में आ गए हैं। 23,000 वोट की बढ़त सतना में बहुत बड़ी वोट है, बड़ी बढ़त मानी जाती है। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। बहुत हैवी वेट परिवार से आते हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनके पिता सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा जैसे दिग्गजों को चुनाव हराया है। पिछड़े वोट बैंक की राजनीति करने वाले सिद्धार्थ कुशवाहा का 23,000 वोटों से सतना में पीछे जाना निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है। जयश्री जी, सतना सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के विधायक हैं और वो चुनाव हार गए महापौर का। एक तो कांग्रेस की ये रणनीति समझ में नहीं आई कि उन्होंने बहुत सारी जगह पे विधायकों को टिकट दिया, विधायकों को चुनाव लड़वाया, संजय शुक्ला को लड़वा दिया, सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़वा दिया। तो क्या ये माना जाए कि सिद्धार्थ कुशवाहा अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रियता खो चुके हैं? जी, एक्चुअली विधानसभा का चुनाव बहुत अलग होता है और महापौर का चुनाव बहुत अलग है। उसको 2 अलग अलग लेवल पर ही हम ले तो ज़्यादा बेहतर है। और
रहा सवाल इसका कि सतना का जो विधानसभा वाला इलेक्शन का जो रिजल्ट हम देखते हैं 2018 वाला, तो उसमें भी बहुत क्लियर स्वीप बीजेपी में लिया है और अजय सिंह और इन सब के बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स का वो गढ़ रहा है और किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वही कहानी अब दोबारा रिपीट हुई है। कुल मिलाकर बहुत कम सीटें का बहुत कम, और शायद कमलनाथ की सरकार को बहुत बड़ा झटका भी लगा था विंध्य के उस इलाके से, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम सीटें वहाँ पर हासिल हुई थी। कमलनाथ ने ये भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी उसके लिए विंध्य जिम्मेदार जी हाँ, तो एक और राहुल सिंह बुरा मान गए थे इस बात जी का। हाँ, तो वही एक चीज़ अभी हम देखते हैं तो दोबारा रिपीट हुई है, इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। हरदा नगर पालिका से बड़ी खबर आ रही है, कमल पटेल के लिए अच्छी खबर है, वहां से मंत्री हैं। नगर पालिका की 35 सीट है, 14 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 8 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये कमल पटेल के लिए अच्छा संकेत है। जहां जहां भाजपा के मंत्री हैं राजेश भाई, कमल पटेल हों, नरोत्तम मिश्रा हों, मंदसौर में जगदीश देवड़ा हों, वो सरदार वो हरविंदर हों, ये सारे लोग जो है, हरदीप सिंह डंग, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ इनकी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को पहले शासन प्रशासन और पुलिस विभाग से लड़ना पड़ता था। हमारे कार्यकर्ताओं को 307 से लेकर अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया था। चुनाव वाले दिन हमारे जो प्रत्याशी थे उनको 2-2 घंटे थाने बिठा दिया गया था। तो निश्चित रूप से इनने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने बताया कि अभी बहुत सारे रुझान बाकी हैं, अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी पूरे प्रदेश। बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और निर्दलीय 6 सीटों पर आगे है। अशोकनगर सीट का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन मंत्री हैं हितानंद शर्मा, वो अशोकनगर के ही रहने वाले हैं। अशोकनगर और गुना उनका कार्य क्षेत्र रहा है। गुना में भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, जीत रही है। गुना नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और अशोकनगर हितानंद शर्मा जहाँ के रहने वाले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी उस नगर पालिका पर कब्जा करती हुई दिखा रही है। जयश्री जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी बिल्कुल, घोषित तौर पे भाजपा का गढ़ है, महाराष्ट्र के इलाका है, तो मुझे लगता है कि वो तो एक क्या बोलते हैं ना, डबल पैकेज वाली बात हो गई कुल मिला के, कि महाराज भी साथ में, हितानंद शर्मा भी साथ में और बीजेपी का गढ़ होना, तो ये बहुत बड़ा उसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। राजेश चौकसी जी, उज्जैन में ऐसा हो रहा है कि उज्जैन में पार्षदों में तो भाजपा आगे चल रही है, लेकिन महापौर में जो है आपके उम्मीदवार महेश परमार वो आगे चल रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि महापौर कांग्रेस का और परिषद भाजपा की, क्या स्थितियां बनेंगी? नहीं, देखो, जनता ने महापौर चुना है तो जनता का महापौर हो गया। जहाँ तक महेश परमार जी का मामला है, महेश परमार जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उज्जैन से ही की। वो जनपद के अध्यक्ष रहे, जब बहुत कम लोग चुनाव जीते थे उस समय कांग्रेस से जनपद के अध्यक्ष रहे। बाद में कमलनाथ जी ने उन पर भरोसा किया और विधानसभा का टिकट दिया, विधानसभा भी जीते। निश्चित रूप से वो उज्जैन में लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं और बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है। जितना मैं महेश परमार जी को जानता हूँ, मेरे छोटे भाई तुल्य हैं। हम लोगों ने साथ में राजनीति भी की है, साथ में दिल्ली भोपाल भी देखा है। तो महेश परमार जो स्वभाव, व्यवहार और विचार रखते हैं, वो जनता उनको पसंद करती है और जनता वो रिजल्ट दे रही है उनके पक्ष में। जयश्री जी, ग्वालियर में भी ऐसे ही हो रहा है। ग्वालियर में भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत रहे हैं, लेकिन शोभा शिकरवार लगभग जो है 7,000 वोटों से आगे चल रही है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है। ये बड़ी अटपटी स्थितियां बनेंगी। महापौर एक पार्टी का, परिषद दूसरी पार्टी की। क्या ऐसी परिस्थितियों में, मैं आपके अनुभवों से जानना चाहता हूँ, राजेश जी बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, अगर महापौर दूसरी पार्टी का हो और परिषद दूसरी पार्टी की हो, तो महापौर को काम करना कितना आसान या मुश्किल होगा? देखिए, हमको वो दौर याद करना चाहिए जब कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर महापौर थे और सरकार जो है दिग्विजय सिंह की थी, और बहुत मेजॉरिटी में तब कांग्रेस की पार्षद भी जो बिना लेबल के, सिंबल के इलेक्शन जीत कर आए थे, लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हम अभी ताज़ा घटनाक्रम को देखें तो मुख्यमंत्री ने खुद इंदौर की सभाओं में कहा है कि अगर आपने महापौर दूसरी पार्टी का चुन लिया तो आपको उद्घाटन के लाले पड़ जाएंगे, उद्घाटन के लिए आप तरस जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में तो बहुत बड़ी खबर सतना से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के योगेश ताम्रकर सतना में चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 महापौर, बुरहानपुर और सतना, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में चली गई है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की माधुरी पटेल जीती हैं, सतना से योगेश ताम्रकर चुनाव जीत गए हैं।
कांग्रेस का खाता खुलना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने बुरहानपुर सीट भी अपने कब्जे में बरकरार रखी है, सतना सीट भी अपने कब्जे में बरकरार रखी है और योगेश ताम्रकर ने जीत हासिल कर ली है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को हारना पड़ा है, चुनाव हार गए, विधायक होते हुए चुनाव हार गए हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। और यही स्थिति यहां पर बन रही है संजय शुक्ला की। वे भी 38,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव से। राजेश भाई, संजय शुक्ला का लगातार पीछे होते जाना, पुष्यमित्र भार्गव की लगातार लीड बढ़ती जाना, क्या अभी भी कुछ उम्मीदें कायम हैं आपके पास? 1 बजने को आ रहा है। देखो, महापौर का परिणाम जो अंतिम परिणाम है वो रात्रि 10 और 11 बजे तक ही आएगा। 32 राउंड है, अभी 4, 5, 6 राउंड की गिनती हुई होगी। अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं, उनकी विधानसभा भी बाकी है और 5 नंबर विधानसभा और 3 नंबर विधानसभा से हमको उम्मीद थी कि हम बहुत अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से कुछ बदलाव इस शहर में होगा और संजय शुक्ला विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उज्जैन में भाजपा 17 वार्डों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6 वार्डों पर आगे चल रही है, लेकिन महापौर पद की जहां तक बात है महेश परमार आगे चल रहे हैं। इसी तरह से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी 9 वार्डों में आगे चल रही है, कांग्रेस केवल 3 वार्डों में आगे चल रही है, लेकिन महापौर पद की प्रत्याशी जो कांग्रेस की शोभा सिकरवार वो आगे चल रही हैं। इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव आगे चल रहे हैं, खंडवा में जो अमृता यादव है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वो आगे चल रही हैं। सतना और बुरहानपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। बंसोर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहजहाँपुर नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। विदिशा शियोर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई है। तो मध्य प्रदेश में सभी जगह पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर दिखाई दे रही है, लेकिन जबलपुर और ग्वालियर और छिंदवाड़ा ये 3 नगर निगम में टसल बनी हुई है। जबलपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो काफ़ी पीछे हो गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है अन्नू भैया वो कंफर्टेबल लीड की तरफ जा रहे हैं। तो जबलपुर नगर निगम का महापौर यदि कांग्रेस का बनता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा, ये निश्चित रूप से शिवराज सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, राकेश सिंह के लिए बड़ा झटका होगा। राकेश सिंह जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े भरोसेमंद नेता माने जाते हैं और विवेक तनखा की ये बहुत बड़ी जीत होगी। विवेक तनखा ने जिस तरह से लीड किया जबलपुर में और जबलपुर में जिस तरह से कांग्रेस को एक किया, और ये जो टिकट है विवेक तनखा का टिकट माना जा रहा है जगत बहादुर सिंह का, और ये एक अच्छे तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं संघ के लिए भी सेटबैक होगा, क्योंकि जो डॉक्टर जामदार हैं वो संघ के कैंडिडेट माने जा रहे थे, संघ की तरफ से दिया गया टिकट माना जा रहा था, और जबलपुर में अगर वो पीछे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संघ के लिए भी ये चिंतन का विषय होगा। जयश्री जी, इस पर टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी। बिल्कुल सही है। अभी जो हालत है उसमें तो ऐसा है कि कांग्रेस अगर 2 भी सीट हासिल करती तो उसके लिए तो सब गेन है, सब प्राप्त है उसके लिए। लेकिन अगर बीजेपी वोट बैंक भी अपना लूज़ करती है तो उसके लिए बहुत बड़ा लूज़ है, क्योंकि वो इतने सालों से सत्ता में है, करीबन 4 दशक से बीजेपी रूल कर रही है इस प्रदेश में। तो एक बहुत बड़ा इस तरह का इक्वेशन बन रहा है। और रहा सवाल संघ के कैंडिडेट होने का जबलपुर में, तो हम इंदौर में भी देख चुके हैं कि जिस तरह से संघ के कैंडिडेट का विरोध हुआ था, तो एक पार्टी के भीतर एक अलग किस्म की आवाज़ उठने लगी है। उनको लग रहा है कि जो एक नेचुरल क्लेमेंट होता है, जो नैसर्गिक दावेदारी होती है बीजेपी की कार्यकर्ता की, अगर उसको हटा के अगर संगठन से इस बिना पहचाने हुए चेहरे को अगर टिकट दिया जाता है तो उसको इस तरह से स्वीकार कर पाना भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल है। सतना में भी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है 45 में से, कांग्रेस 9 सीटों पर है। और बात अगर हम सागर की करें तो सागर में भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती तिवारी जो हैं वो आगे चल रही हैं और कांग्रेस की निधि जैन पीछे चल रही है। निधि जैन का रोचक वाकया ये है कि निधि जैन के जो जेठ जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शैलेंद्र जैन, और निधि जैन के जो पति हैं वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो निधि जैन जब चुनाव लड़ रही थी सागर से, तब ये बहुत चर्चा में था कि शैलेंद्र जैन का रुख क्या रहेगा, अपनी बहू के साथ वो जाएंगे या पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सागर में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बना रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शैलेंद्र जैन ने अपनी पार्टी का साथ दिया है परिवार की तुलना में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राजेश भाई, सागर भी एक ज़माने में बड़ा गढ़ था। विठल भाई पटेल हुआ करते थे, डालचंद जैन हुआ करते थे, अरविंद भाई पटेल हुआ करते थे, तमाम लोग बड़े दिग्गज हुआ करते थे। उत्तम खटीक, आप यूथ कांग्रेस के लीडर रहे, इसलिए मैं वो सारे नाम आपको गिना रहा हूँ। तब कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब
एक लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हो, गोविंद राजपूत जो अकेला खिला लड़ाते थे वो भी भाजपा में चले गए, और 3 मंत्री हैं वहाँ, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत। और सागर ऐसा लग रहा है कि अब बुंदेलखंड में कहीं स्थान अब कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, क्योंकि रहली आप हार गए हैं, शाहपुरा आप हार गए हैं, और सुर्खी में निर्विरोध सारे लोग आ गए हैं, और गोविंद सिंह के भाई हीरा सिंह बनने जा रहे हैं। तो क्या बुंदेलखंड हाथ से निकल गया है कांग्रेस का? नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसा अभी ये पहले रुझान आ रहे हैं, पहले दौर के, अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। मैं आपको फिर रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर खंडवा नगर निगम से, अमृता यादव चुनाव जीत गई हैं। बड़ी खबर खंडवा नगर निगम से, अमृता यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीत गई हैं 3-0। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, बुरहानपुर, खंडवा, सतना। कांग्रेस को खाता खोलने का इंतजार। राजेश चोकसे जी, 3-0, आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से जो जनता का फैसला वो कांग्रेस को स्वीकार है। वहाँ पर अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताया तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जहाँ कांग्रेस ग्वालियर, छिंदवाड़ा और उज्जैन में आगे है, अभी आप देखना हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जयश्री ने कह दिया कि आप तो जो भी प्राप्त करोगे प्राप्ति है, प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने शासन प्रशासन से चुनाव लड़ा, हमने उनकी दादागिरी को सहन किया, हमने सत्ता के कांग्रेस उस ट्रैक पे आ गई खिलाफ चुनाव। शासन प्रशासन ईवीएम, वो ट्रैक जो कांग्रेस का पसंदीदा ट्रैक है, धीरे धीरे आ गई। संतोष गौतम ने शुरुआत कर दी थी, राजेश चोकसे जी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। संतोष गौतम भी यही बात कह रहे थे कि हम पहले से तो अच्छे ही लड़े हैं। क्या कहना है आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सही है। जो विरोध में होता है, जो सत्ता से बेदखल होता है, उसको हमेशा लगता है कि उसके साथ जो है वो एक विक्टिमाइज कार्ड भी होता है पॉलिटिकल, हम देखते हैं उस तमाम चीज़ों में। संतोष गौतम बता रहे थे कि 200 शिकायत हमने चुनाव है, क्योंकि एक पर भी शिकायत पर निराकरण नहीं किया। राजेश चोकसे बता रहे हैं कि उम्मीदवारों को थाने में बिठा दिया गया, हमको शासन प्रशासन से पहले लड़ना पड़ा, बीजेपी तीसरे नंबर पर आ रही थी, दूसरे नंबर पर आ रही थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यही हाल बीजेपी का होता था, वो लोग ये बातें कहते थे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यकर्ताओं का एक जो मनोबल होता है, और इस तरह की जब चीज़ें होती है तो वो टूटती है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स, इस तरह की शिकायतें बार बार सामने आती है। लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि उनका ग्राउंड गेम क्या है, वो किस तरह से अपना नेटवर्क कर रहे हैं, और किस तरह से उस खास दिन, जिस दिन वोट डलना है, जिस दिन वोट गिरना है, उस दिन उनका तैयारी क्या है, उस दिन उनकी ताकत क्या है, वही अंतिम सत्य हो जाती है किसी भी चुनाव के लिए। राजेश चोकसे जी, जिस तरह से आपने, चूंकि आप उस नज़दीकी लोगों में शामिल हैं, जो कमलनाथ जी के जो लोग फैसला करते हैं उस टीम में आप हैं, कहीं ना कहीं सज्जन वर्मा के साथ आप जुड़े हुए हैं, किस रणनीति के तहत ही विधायकों को टिकट दिए गए कि विधायक लड़ें या उनकी पत्नियां लड़ें? ग्वालियर में विधायक की पत्नी को लड़ा दिया, विधायक सतना में विधायक को लड़ा दिया, इंदौर में विधायक को लड़ा दिया, ये रणनीति क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, कमलनाथ जी का स्वयं का एक विजन होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव कोई सा भी हो, वो अपना एक पर्सनल सर्वे कराते हैं। उस सर्वे में जो नाम आगे आता है वो उस पर विश्वास करते हैं और उसको टिकट देते हैं। जैसे इंदौर में हमारा टिकट संजय शुक्ला से अच्छा उम्मीदवार हमारे पास नहीं था, ये मैं कटु सत्य और बोल सकता हूँ सबके सामने। जैसे सिकरवार जी की पत्नी को टिकट दिया, वहाँ वो सर्वे में आगे थी और निश्चित रूप से वहाँ सफलता भी प्राप्त हो रही है, आगे चल रही है कांग्रेस। छिंदवाड़ा में आगे चल रही है कांग्रेस। उज्जैन में महेश परमार जी बहुत आगे थे सर्वे में कमलनाथ जी के, उनको टिकट अभी वो भी आगे चल रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये महेश परमार भी विधायक हैं, वो भी विधायक हैं। तो जो लगा कांग्रेस को कि यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पर आगे लक्ष्य 2023 का है, तो निश्चित रूप से 2023 को देखते हुए जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी उस रणनीति में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे जो मैं कांग्रेस और बीजेपी को समझता हूँ, जो मेरी केस स्टडी है, जो इस चुनाव में जो कमियां, जो खामियां, जो कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगी, बूथ पर जो गड़बड़ियां हुई, त्रिदेव जो गायब थे, बूथ के देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे, या जो टिकट वितरण में विसंगतियां हुई जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था, इधर का उधर दिया, विधायकों ने जो दादागिरी दिखाई, बीजेपी रेक्टिफाई करती है अपनी गलतियों को। अपनी गलतियों से बीजेपी सीखती है, संगठन उसका आत्मचिंतन करता है, और कहीं ना कहीं 2023 तक आते आते बीजेपी इन गलतियों को दूर कर सकती है, कर लेगी, ऐसा बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन कांग्रेस हो सकता है आत्ममुग्ध हो जाए
कि हम 4 नगर निगम जीत गए, हमने इतने सारे पार्षद जीत लिए, हमारे पहले से संख्या बढ़ गई। कांग्रेस थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं मुगालते में बहुत जल्दी आती है। आपको नहीं लगता? आपने भी काफी नजदीक से कांग्रेस की केस स्टडी की है। देखिए, एक तो मैं राजेश जी को आपने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब देना चाहूँगी, जो इसी से जुड़ा हुआ है कि विधायकों को टिकट क्यों दिया। विधायकों को टिकट देने का मतलब ये था कि जो धनबल चाहिए, जो ताकत चाहिए, चुनाव लड़ने का जो मादा चाहिए, कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट्स ही नहीं थे। तो एक तरह से कमलनाथ ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रख लिया कि चुनाव तो हम ठीक से लड़ लेंगे, परिणाम जो कुछ भी हो, चुनाव को लड़ना, उस लेवल पे खड़ा होकर चुनाव देखना या उसको लड़ पाना, ये कितने लोगों के बूते की बात थी, क्योंकि चुनाव बहुत महंगा है, आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए विधायकों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने दाव खेला इस पर। अब रहा सवाल कि कांग्रेस जो है वो अपनी गलतियों से कितना सीख पाती है या वो बीजेपी सीख पाती है। तो देखिए, कांग्रेस की कहानी आज की नहीं है। हम पिछले 4 दशक पहले से देखें अगर कांग्रेस को, या उसके पहले भी हम देखें, तो ताकतवर नेताओं के टिकट काटना, उनको घर बिठा देना, और वही उनका जो एक शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल पट्टावाद जो होता है कि अपने लोगों को टिकट देना, जो धीरे धीरे ट्रेंड अब बीजेपी में हम देख रहे हैं, जो इस बार विधायकों ने टिकट बांटे, वो ट्रेंड कांग्रेस में हम पिछले 2-2.5 दशक 3 दशक से देख रहे हैं कि कांग्रेस इसी तरह से नीचे आई है, कांग्रेस का ग्राफ इसी तरह से नीचे आया है। जिन ताकतवर नेताओं के टिकट काटे गए थे उस जमाने में, अगर आज वो नेता बने होते तो बात कुछ और होती, आज कांग्रेस रूलिंग पोजीशन में होती, लेकिन कांग्रेस में वही सब हुआ। और कांग्रेस में हमेशा मतलब पार्टी कहाँ बची है, मुझे लगता है सिर्फ नेता ही नेता रह गए वहाँ पर। तो नेताओं का हुजूम बड़ा है, कार्यकर्ता पार्टी बहुत छोटी हो जाती है उनके आगे। तो कांग्रेस ने कभी अपने संगठन को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी निचली ताकत को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज भी हर विधायक अपनी सेना खुद रखता है, अपने लेवल पर चीज़ों को तय करता है, अपने बूथ खुद तय करता है, अपनी तमाम चीज़ें, अपने लोग, अपने पट्टे जो भी है उनके, उस तरह से वो चुनाव को मैनेज करता है। और इंदौर से बड़ी खबर ये आ रही है कि जहाँ तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 50 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आगे चल रहे हैं और 23 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद आगे चल रहे हैं। तो ये पिछले बार से एक अच्छा रिकॉर्ड है, 15 से 23 जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 वार्डों में निर्दलियों का दबदबा है, वो निर्दलीय भी चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग से आ रहे हैं तो वहाँ भी वो भी कांग्रेस के खाते में आगे पीछे चले जाएंगे, समाना जा सकता है। तो 50-25 का आंकड़ा हो गया है लगभग। राजेश चोकसे जी, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। बेहतर हो गया, अभी और बढ़ेंगे। 35 से 40 पार्षद कांग्रेस के विजयी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी आगे आप देखे जाओ, महापौर की लीड पर आपका क्या कहना है? नहीं, महापौर की लीड अभी 5-6 राउंड में जो बढ़ी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संजय शुक्ला की भी वोट बढ़ेंगे और अभी कुछ भी कहना असंभव सा लगता है। ये हम 4 बजे 5 बजे के बाद इस पर स्पष्ट बात कर पाएंगे। 7 बजे के बाद 7 बजे के बाद एक पिक्चर क्लियर होगी जी। तो उम्मीदें हैं। आपने अभी बाजी गिव अप नहीं किया, हाथ से बाजी छोड़ी नहीं है। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। मैंने बोला ना, संजय शुक्ला के लिए जिस तरीके से माउथ पब्लिसिटी चल रही थी और जो रुझान दिख रहा था, जनसंपर्क के दौरान हो, वोटिंग के बाद हो, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि संजय शुक्ला 50+ जीतेंगे और आगे कहाँ जाके रुकेंगे इसकी चलिए, उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। अब उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। बड़ा तीखा मुकाबला, बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रही है उज्जैन में। 2 बार ऐसा हुआ कि भाजपा आगे हो गई और 3-4 बार ऐसा हुआ कि महेश परमार आगे हो गए। तो ऐसा रोचक मुकाबला जो हो रहा है, जबलपुर में भी पार्षदों के उसमें हो रहा है, उज्जैन में महापौर के उसमें हो रहा है, छिंदवाड़ा में भी अब लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा चुनाव कमलनाथ जी के लिए बहुत प्रतिष्ठा वाली बात है। अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का कैंडिडेट चुनाव हार गया तो मध्य प्रदेश में भी सवाल खड़े होंगे, दिल्ली में भी सवाल खड़े होंगे। और केंद्रीय नेतृत्व, हालांकि अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं है कि वो कमलनाथ जी सवाल कर सके, मगर सवाल तो खड़े होंगे। लोग प्रश्न तो करेंगे कि भाई छिंदवाड़ा में भी अगर कांग्रेस नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी। खैर, कांग्रेस की आशा मिश्रा खंडवा में चुनाव हार गई हैं और अमृता यादव जो हुकुम सिंह यादव परिवार से आती हैं, अमर यादव परिवार से आती हैं, वो चुनाव जीत गई हैं। तो परिवारवाद तो भाजपा में भी है। अमृता यादव परिवारवाद का ही उदाहरण है। जयश्री जी, उनके ससुर हुकुम यादव कई बार खंडवा से विधायक रहे, उनके पति जो है वो नगर निगम के सभापति रहे, उनके जो जेठ हैं वो भी भाजपा के बड़े नेता रहे। जी बिल्कुल, परिवारवाद तो बना हुआ है पार्टी में, और परिवारवाद के कारण ही एक हम देख रहे हैं कि एक
मंत्री के जो बेटे हैं उन्होंने उस इलाके में एक पूरी दमोह की हम बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से एक अपनी पार्टी और अपने लोगों को खड़ा कर दिया है। टीम सिद्धार्थ मलैया बना दी टीम उन्होंने। सिद्धार्थ मलैया भी बनी हुई है और कहा जा रहा है कि अगर उसकी थोड़ी सी सफलता होती तो और भी कई टीम मंत्री पुत्रों की हमें अगले अभिषेक चुनाव भार्गव भी बन सकती है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये तो पॉलिटिकल जुमला बनकर रह गया है कुल मिलाकर। मसला तो ये है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। अगर वो परिवारवाद का हिस्सा है तो बीजेपी बिल्कुल उसको वो टिकट दे रही है और कांग्रेस में तो कोई मना ही नहीं। कांग्रेस में तो परिवारवाद को कभी परिवारवाद को इस तरह से उन्होंने टारगेट ही नहीं किया है। ये तो बीजेपी का शगुफा है परिवारवाद। जी हाँ बिल्कुल। राजेश भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है परिवारवाद पर? बीजेपी का शगुफा नहीं है ये, बीजेपी परिवारवाद में सबसे आगे है। मेरे को लगता है इस समय कांग्रेस से भी आगे है। आप उठा के देखो, जैसा अभी जयंत मलैया जी के बेटे के मामले में बोला आपने, भार्गव जी के मामले में बोला, इंदौर में ही आकाश विजयवर्गीय को ले लो आप, ऐसे तमाम उदाहरण इस मध्य प्रदेश में। मालनी गोड़ में वहाँ एकलव्य गोड़ आ गए हैं। हाँ, अब वो देखो आप, आपने नाम ऐसा लिख दिया कि विवडना है ये, कि हमारा वार्ड अध्यक्ष को एकलव्य गौड़ जो मालिनी गौड़ के पुत्र हैं वो बूथ के अंदर जाके मारते हैं, उनकी एक हड्डी टूटती है, हाथ में उनको चोट है, सिर में चोट है, लेकिन उन पे मुकदमा दायर नहीं किया। और राजू भदौरिया पे 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया जो वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब आप देखो कि किस तरफ राजनीति जा रही है। कि पुलिस प्रशासन से हमको लड़ना पड़ा। हाँ, कहाँ सुचिता, कहाँ मानवीयता, कहाँ मानवता, कहाँ बचा। एक तरफ इस तरीके की हरकत हो रही है, आदमी के हाथ पैर हड्डियाँ टूट रही है, वहाँ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, और कांग्रेस को प्राइवेट कंप्लेन के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है कि भाई मुकदमा दर्ज करो। ऐसा अंधे लूली बेरी सरकार मैंने नहीं देखी, लुटेरी सरकार जो न्याय नहीं कर रही हो। 307 जैसी धारा किसी का भविष्य को बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को जबलपुर से बड़ी खबर, 28 सीट पर भाजपा आगे, 32 सीट पर कांग्रेस आगे। जबलपुर में परिवर्तन, और इसका श्रेय बहुत हद तक राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को, जिन्होंने पूरा चुनाव लीड किया और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और ये संकेत कहीं ना कहीं राकेश सिंह के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चहेते नेता हैं राकेश सिंह, जबलपुर से कई बार सांसद रहे हैं। और जबलपुर जेपी नड्डा साहब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा साहब की भी निगाहें जबलपुर चुनाव पर होंगी। उनकी पत्नी मालविका जो हैं वो जबलपुर की हैं, जयश्री बनर्जी की बेटी है। जेपी नड्डा का ससुराल है जबलपुर जयश्री जी। और जबलपुर में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के ससुराल में अगर कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चिंता का विषय होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। अभी एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए रुझानों के साथ, नई खबरों के साथ, नए परिणामों के साथ। डिजाइनर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार दादा।